गो। नमस्कार जी। अपने शो में आज और कल में विषय जो है वो पिछले काफ़ी समय से जो चल रहा है, क्योंकि वो है तो अपने पड़ोसी देश का, लेकिन जैसे मैंने पिछले एपिसोड में कहा था कि अपने घर को देखते हुए उसके साथ साथ पड़ोस में क्या हो रहा है उसके ऊपर भी नज़र रखनी बड़ी आवश्यक होती है, क्योंकि इतिहास में जब भी हमने पड़ोस की घटनाओं से अपने आप को अनभिज्ञ किया है तो उसका खमियाजा हमको भुगतना पड़ा है। अभी वहाँ तो रिजीम चेंज का अपेक्षा थी, रिजीम चेंज हुआ, इमरान खान जो है वो सत्ता से बाहर हो गया और सत्ता में आया अभी नवाज शरीफ का छोटा भाई शहबाज शरीफ। और जैसे अपेक्षित था, पिछले एपिसोड में मैंने जैसे कहा था कि वहाँ पर कोई भी आए उनकी नीति जो है वो भारत विरोधी ही रहने वाली है और उसको उसके ऊपर बहुत हमको सूक्ष्म दृष्टि रखनी पड़ेगी। अभी परसों 9 तारीख को रात को 12 बजे वहाँ पर जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में, और वो भी पूरा दिन प्रयास करता रहा इमरान खान के इसको किसी भी प्रकार से डिले किया जाए, कर नहीं सका। उसका विदेश मंत्री शाह महमूद कसूरी 3 घंटे लगातार भाषण करता रहा। प्रयास सही था कि कैसे भी करके सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है जिसके अनुसार उनको 9 तारीख को वहाँ पर नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर बहस करवानी थी, उसको कैसे भी करके टाला जाए, लेकिन वो टाली नहीं जा सकी। यहाँ तक कि स्पीकर ने भी रिज़ाइन कर दिया, डिप्टी स्पीकर ने रिज़ाइन कर दिया। फिर वहाँ पे उनके जो अपोजिशन के एक मेंबर जो थे वो चेयरमैन करके उन्होंने पूरा जो सेशन कंडक्ट किया। रात को 2-2:30 बजे तक बहस होती रही। अंततोगत्वा जो अपेक्षित था वो हुआ। अपेक्षित यही था कि इमरान खान जो है सत्ता से बाहर हो जाएगा और 174 जो मेंबर थे अपोजिशन के जो इकट्ठे हो गए थे, उन्होंने विश्वास मत पर जो है उसके विरोध में वोट किया और इमरान की पार्टी जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, उसके सारे मेंबर एक को छोड़कर जो बाद में तकरीर करता रहा वहाँ पे, बाकी सब वहाँ पर से छोड़ के चले गए थे। अब इसमें से कुछ बातें समझ में आती हैं। एक तो ये है, जैसे ही शहबाज शरीफ ने आज शपथ ग्रहण जो करनी थी, शायद इस वक्त वहाँ उनका वो शायद समारोह चल भी रहा होगा, लेकिन उसने उससे पहले ही भारत विरोधी स्टेटमेंटें देनी उसने शुरू कर दी। वो उसका कहना है कि हमें भारत के साथ में पीस चाहिए, हमें शांति चाहिए, लेकिन शांति चाहिए वो कश्मीर, लेकिन वो मुद्दा जो है वो पहले उसको आप हल करो। कश्मीर मुद्दे का हल क्या, कश्मीर मुद्दा बार बार उसके ऊपर बहस हो चुकी है। मैं तो समझता हूँ भारत में तो उसके ऊपर बहस करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा अविभाज्य अंग है, हमारा हर प्रकार से लीगली हमारा है, कॉन्स्टिट्यूशनली हमारा है। 1994 में भारत के पार्लियामेंट ने जो है यूनानिमस डिसीजन भी पास कर दिया कि जो भारत के क्षेत्र पाकिस्तान के आधिपत्य में है, जो बेल्ट शुरू होती है ऐसे मीरपुर, मुजफ्फराबाद सारी, और गिलगित पंजाब बाल्टिस्तान, ये भी हमको वापस मिलना चाहिए। ये सब जो है इसके ऊपर बहस करके उनके साथ में किसी प्रकार की बातचीत करने का कोई लाभ है नहीं है। तो पहले ही, इससे पहले कि वो पाकिस्तान का वजीर आजम जो है बने शहबाज शरीफ, उसने आते ही ये राग लापना शुरू कर दिया कश्मीर का। अब सवाल ये आता है कि ये सब वो लोग पिछले 75 साल से कर रहे हैं, उसकी उनकी मानसिकता क्या है। तो एक बात समझ लीजिए, पाकिस्तान का जो सत्ता परिवर्तन हुआ है वो लोकतांत्रिक नहीं है। ना तो इमरान खान लोकतांत्रिक रूप से सत्ता में आया था और ना ही उसको लोकतांत्रिक रूप से, जिसको पाकिस्तान में उर्दू में जमहूरियत कहते हैं, ये जमहूरी तरीके से बाहर नहीं गया। ये आर्मी की मर्जी से आया था और आर्मी की मर्जी से बाहर गया है। इसको पाकिस्तान में सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था। सिलेक्टेड कौन? कि आर्मी ने
उस वक़्त देखा कि नवाज़ शरीफ जिसकी टर्म जो थी वो 2018 में ख़त्म होने वाली थी, लेकिन उसका टर्म कंप्लीट नहीं की गई। उसके अपने ही पार्टी के खकानी साहब हैं, उनको उस वक़्त वहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब किया गया और आर्मी ने पूरी प्लानिंग की थी और इसको लाने के पीछे आर्मी के जो उस वक़्त उनके उद्देश्य थे बड़े स्पष्ट थे, क्योंकि अफ़गानिस्तान में वो चाहते थे कि एक इस प्रकार की हुकूमत आ जाए जो पाकिस्तान की पिट्ठू हो, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान का डीप स्टेट बने और उसमें इमरान खान बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता था, क्योंकि इमरान खान जब अपोजिशन में था, तब भी इसको तालिबान खान कहा जाता था। इसके तालिबानियों के साथ में बहुत ही अच्छे शुरू से ही संबंध रहे हैं। ये हार्डकोर इस्लामिस्ट है और उसके कारण से आर्मी इसको सिलेक्ट करके लेकर आई थी। अब हुआ ये है कि आर्मी के फेवर से बाहर कैसे चला गया? ये लोगों के लिए एक बहुत बड़ी एक प्रश्न चिन्ह है कि जो इनका एक जिसको मैन फ्राइडे कहा जाता है आर्मी का, जो इमरान खान इनका एक ब्लू आइड बॉय था, वो इनके जो है वो आर्मी की फेवर बुक में से बाहर कैसे आ गया? तो किस्सा ये है कि इसने अपनी अलाइनमेंट्स जो है इमरान ने चुन ली थी। इमरान पूरी तरह से चीनी खेमे में जा चुका था। अब चाइनीज़ खेमे में जो था वो एक जो आने वाले समय में पूरी दुनिया में अलायंसेस बन रहे हैं, अलाइनमेंट्स बन रही हैं, वो लगभग उनका खाका स्पष्ट हो चुका है। चाइनीज़ खेमे में रशिया जो है वो उसका पिट्ठू बनकर आएगा और उसके साथ-साथ टर्की जो है वो उस खेमे में आ चुका है और बाकी कुछ कंट्रीज़ जैसे-जैसे उनके इंटरेस्ट होंगे, कभी मलेशिया है या कभी हो सकता है कि जैसे ईरान के साथ में $400 बिलियन की डील कर ली चाइना ने, हो सकता है कि कहीं-कहीं पर ईरान के भी जो इंटरेस्ट हैं, इनके साथ में कन्वर्ज करें। तो ये एक खेमा बन चुका था। अब बात आ जाती है कि पूरी वेस्ट को ये खेमा बिल्कुल भी सूट करता नहीं है और वेस्ट के बगैर पाकिस्तान का गुजारा नहीं है, क्योंकि एक बात बड़ी प्रसिद्ध थी, कुछ साल पहले कहा जाता था कि पाकिस्तान को 3 एज चलाते हैं। एक पहला है अल्लाह, दूसरा आर्मी, तीसरा अमेरिका। अब अमेरिका को तो वहाँ के जो हार्डकोर लोग हैं धीरे-धीरे उन्होंने गाली देना शुरू कर दी है, लेकिन अमेरिकन प्रभाव को समाप्त नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान ने कभी भी अपनी इकोनॉमी को 75 साल में कभी भी उन्होंने उसको जो है एक मल्टीलेटरल इकोनॉमी नहीं बनने दिया। ये फ्यूडल इकोनॉमी थी। वहाँ पर एग्रीकल्चर जो थे वो पूरा सिस्टम फ्यूडल्स के हाथ में था और वही फ्यूडल जो है वो राजनीति को भी चलाते थे। इसके लिए पाकिस्तान की डाइवर्सिफिकेशन ना तो सर्विस सेक्टर में ज़्यादा हो पाई, ना इंडस्ट्रियल बेस में हो पाई। तो पैसा जो था उनको मिलता था वेस्ट से। पहले अयूब खान उनके खेमे में चला गया और 1958 से 1969 तक वेस्ट उसकी किसी न किसी तरीके से माली इमदाद जो है वो करता रहा। फिर वही पॉलिसी जो है वो बाद में अलग-अलग हुकूमतें अपनाती रहीं। 1979 से लेकर 1989 तक जिया उल हक ने जो है उनके साथ में मुजाहिदीन तैयार किए और उनसे पैसा लेता रहा। फिर उसके बाद में वार ऑन टेरर आया 2001 से लेकर के तो 2008 तक मुशर्रफ वो काम करता रहा। तो हर हुकूमत जो पाकिस्तान की है वो वेस्ट के ऊपर निर्भर रही। डायरेक्ट एड आती थी उनको वहाँ से और उसके अलावा आईएमएफ से जो बार-बार लोन लिया करते थे वो वेस्ट की मेहरबानी से ही लिया करते थे। तो ये सारी स्टोरी थी। अब वेस्ट जो है, वेस्ट के इंटरेस्ट जो है वो इस वक़्त 100% चाइना और रशिया के अगेंस्ट में है। इसके लिए इसको समझाया था आर्मी ने, बाजवा ने, आर्मी जो चीफ है, उसने कहा था कि भाई तुम इस वक़्त सी पैक तुमने बना दिया चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना के साथ चाइना हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है, सारी बात सही है। लेकिन कैसे भी करके तुम वेस्ट से दुश्मनी मत लो। यहाँ तक कि जब पिछले साल अगस्त में तालिबान की सरकार आ गई यहाँ पर अफ़गानिस्तान में और अमेरिका, नाटो सारे वापस चले गए, तो किसने कई महीने 5-6 महीने इमरान खान इंतज़ार करता रहा कि शायद जो बिडेन का मुझे फ़ोन आएगा और कहेगा आकर के कि साहब आप आओ और आपका जो रोल है
एक हमारे साथ में हमारा एली का वो निभा हुआ कर, तो उन्होंने अपनी किताब में से पाकिस्तान का नाम वेस्ट ने निकाल दिया है, क्योंकि उनके जो इस वक्त इंटरनेशनल जियो स्ट्रेटेजी है उसमें पाकिस्तान की जगह वेस्ट के लिए बिल्कुल नहीं है। अब बात आ जाती है कि आर्मी क्यों चाहती थी कि इमरान खान निकल जाए, या उसके बाद में जितनी अपोजिशन पार्टीज हैं जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ की हो, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीपीपी भुट्टोस की हो, या उसके अलावा जमात इस्लामी हो मुल्ला फजलुर रहमान की, या उसके बाद में जो पार्टी पहले इमरान का सपोर्ट कर रही थी महाजिर कौमी मूवमेंट, उसके जो सारे बंदे हैं वो पाला बदल करके पोजीशन के पास आ गए। ये सब के सब जो है, इन सब की असेट्स जो है वेस्ट में है, इनकी असेट्स के ऊपर जो कंट्रोल है वो वेस्ट का है। तो वेस्ट ने थोड़ा सा जो है अंगड़ाई ली अमेरिका ने और बाकी जो कंट्रीज ने, तो इन सब की जो है हालत पतली हो गई कि जो इन्होंने इतने पिछले 30 40 साल सियासत करके पाकिस्तान से जो रुपया अपने असेट्स इन्होंने वेस्ट में रखे हैं, वो जो है उनके ऊपर कंट्रोल वेस्ट वालों का है। बात आ जाती है अभी चीन पे, कि अगर वेस्ट जो है वो अपने इनको किस प्रकार की जो फाइनेंशियल एड दिया करता था, या तो उसका विकल्प चीन पैदा करे। चीन ने कभी एड का, तो चीन के यहाँ पर निज़ाम ही कोई नहीं है। चीन तो क्या करता है, वो पार करता है। चीन कहता है मैंने $60 बिलियन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में लगा दिए, मैंने सड़कें बना दी, मैं रेल कॉरिडोर वहां पर बना के दूंगा, मैं जगह जगह के ऊपर वहां पर आपको थर्मल पावर प्लांट, जगह जगह के ऊपर आपको बाकी एनर्जी सेंटर्स हैं, इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन एरियाज हैं, वो मैं बना के दूंगा, लेकिन ये मैं आपको लोन दूंगा, और ये मैं आपको लोन दूंगा और इसका मुझे जो है कैपिटल भी वापस चाहिए और मुझे ब्याज भी वापस चाहिए, और चीन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बड़ा हाई होता है। अब वहां पर सबसे बड़ी समस्या ये आ गई कि लोन लेते हैं लोग। आज एक साधारण सा बात है, हम जो व्यापार लोग करते हैं या बाकी भी लोग जो है बैंकों से लोन लेते हैं और वो लोन रिटर्न करते, उसका एक मैकेनिज्म है कि आपने ₹100 लिया, वो ₹100 से आपने 120 रुपए उसके ऊपर कमाए और ₹100 वापस दिया, ₹5 ब्याज दिया, ₹15 आपके उसमें मुनाफे के हैं। ये एक साधारण सी गणना है। लेकिन आप वहां पर $60 बिलियन चीन के लगवा देते हो सी पैक पे, लग गए, सी पैक बन भी रहा है, लेकिन उसका जो है सी पैक में बनेगा जो माल वो जाएगा कहाँ? पर पाकिस्तान के अवाम की परचेजिंग पावर तो है नहीं है, पूरी एग्रेरियन इकोनॉमी है वो। एग्रेरियन इकोनॉमी में कहीं भी दुनिया में चले जाओ 2-2.5-3% से ज्यादा कोई ग्रोथ होती नहीं है, पाकिस्तान वैसे भी नीचे चला गया पूरी तरह। तो ये सारी बातें वहां पर आर्मी को भी समझ में आ गई थी, और आर्मी जनरल्स के अपने भी इंटरेस्ट जो है वो वेस्ट के साथ में है। तो कुल मिलाकर के आर्मी ने ये सत्ता परिवर्तन जो हुआ है, नहीं तो आज किसी की क्या मजाल थी कि आर्मी की मर्जी के बिना पाकिस्तान के भीतर जो इनके अब जो पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की, उसके भी 20 आदमी इनके साथ आ जाए, मुहाजिर कौमी मूवमेंट के बंदे भी छोड़कर आ जाए, किसी की उधर मजाल थी क्या? ये आर्मी का जो है आशीर्वाद था, जिसकी वजह से वहां पर ये सत्ता परिवर्तन हुआ है। और एक बात भारत के संदर्भ में हमको हमेशा के लिए समझ लेनी चाहिए कि एक नंबर के पाकिस्तान में कंट्रोल आर्मी का रहेगा, और आर्मी का जब तक रहेगा भारत के साथ में मैत्रीपूर्ण संबंध उनके कभी भी बन नहीं सकते, क्योंकि आर्मी की एग्जिस्टेंस ही जो है वो भारत के विरोध में है। एंटी इंडियनिज्म जो है वो आर्मी की एग्जिस्टेंस का एक बहुत बड़ा उनका पिलर है, कि जब भी आप भूतकाल में जाकर के देख लो, मैं एक उदाहरण दूंगा, भारत के साथ में 75 साल में सबसे बड़ा जब मौका था जब पाकिस्तान के साथ में हमारे संबंध सुधर सकते थे, वो था 1999 में फरवरी का महीना, जब यहाँ से हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी यहाँ से बस यात्रा करके लाहौर गए थे, और लाहौर में हमारा 2 चीजें उन्होंने बहुत अच्छी की जिन सांकेतिक रूप से, एक तो वो मीनारे पाकिस्तान में गए,
मीनारे पाकिस्तान में जाने का अर्थ ये था कि मीनारे पाकिस्तान का एक महत्व ये है कि पाकिस्तान की संकल्पना जो है 1940 में जहां पर की गई थी कि भी पाकिस्तान हमने भारत से अलग करके लेना है, वो स्थान पे इन्होंने बाद में जो मीनार बनाया वो मीनारे पाकिस्तान है। तो वाजपेयी जी ने एक बात संदेश दे दिया कि भी पाकिस्तान के अस्तित्व से जो है एक पड़ोसी देश के नाते हमें किसी प्रकार का कोई भी बैर नहीं है, हम मैत्रीपूर्ण संबंध चाहते हैं। दूसरा, हर बात के ऊपर वहां पर चर्चा होने वाली थी, लेकिन आपने एक चीज जो है वो देखिए कि फरवरी में 1999 में हमारे प्रधानमंत्री यहाँ जाके वार्ता कर रहे हैं और वहां की आर्मी जो है बड़े गुपचुप तरीके से, बड़े सीक्रेटली, बहुत ज्यादा स्टेल्थीली उन्होंने अपने ट्रूप जो है नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के हैं मुजाहिदीन के रूप में कारगिल की पहाड़ियों पे हमारे क्षेत्रों में भेज दिया। तो ये एक केवल मैंने उदाहरण दिया। तो आर्मी वहां की कभी भी चाहती नहीं है कि भारत के साथ में मैत्रीपूर्ण संबंध हो। तो सारी बात का सारांश ये है कि जो सत्ता परिवर्तन आज आर्मी के आशीर्वाद के साथ में हुआ है वो शाहबाज शरीफ आ जाया है, हो सकता है कि कुछ दिनों में ये भी आ जाएगा वापस नवाज शरीफ इलाज करवाने लंदन में गया हुआ है और देखिएगा कुछ दिनों के भीतर सबसे पहले उसको NRO दिया जाएगा। NRO जो है पाकिस्तान में इसको कहा जाता है नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस, कि ये जो वो लोग जो पाकिस्तान से किसी ना किसी उनके ऊपर कोई केस चल रहे हैं, कोई लीगल है या उनके ऊपर कोई इकोनॉमिक केस चल रहे हैं, वो पाकिस्तान से बाहर उनको NRO दे दिया जाए तो ये एक प्रकार की श्योरिटी होती है कि आपके ऊपर वो केस जो है बंद हो जाएंगे। तो उसको NRO दे दिया जाएगा, वापस आएगा। लेकिन पाकिस्तान की जो तूती भारत के विरोध में कश्मीर के ऊपर बचती है वो और ज्यादा तीव्र हो जाएगी। हो सकता है कि इस वक्त LOC पे इस वक्त जो ऑलमोस्ट सीज फायर टाइप का है कि गोलीबारी नहीं हो रही, वो और ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि पाकिस्तान के जो इस वक्त नए लोग आए हैं, शहबाज शरीफ और उसके बाद में बिलावल भुट्टो जो विदेश मंत्री बनकर आया है, ये भारत का जितना अधिक विरोध करेंगे उतना ही आर्मी की किताब में इनका कद बढ़ता जाएगा। तो ये तो वहां पर होने वाला है, ये आने वाले दिनों में पकड़ के चलिए। दूसरा, मैं उन लोगों को भी संदेश देना चाहता हूं जो ये समझते हैं कि क्योंकि इतिहास थोड़े से 10-20 सालों में बहुत ज्यादा इस प्रकार का जो है ड्रामे किए लोगों ने। कैंडल गैंग था अपने यहाँ एक, कि वो कोई बात होती थी वो मोमबत्ती हाथ में लेकर के वाघा बॉर्डर पहुंच जाता था, जी हम शांति के मुस्तहक हैं। तो भैया शांति तो एक साइड की वन वे ट्रैफिक तो हुई नहीं, उधर से भी शांति होनी चाहिए। ये यहाँ से कैंडल मार्च कर रहे होते थे, वो वहां से 26/11 कर रहे होते थे। मुंबई जैसे शहर में 166 उन्होंने कसाब को भेजा और हमारे निरपराध जो है नागरिक मार दिए। तो हर कैंडल मार्च का जवाब उन्होंने कोई ना कोई आतंकी घटना से दिया है। और दूसरी बात, कभी भी आप पिछले 50, 60, 70 साल का पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस का देख लीजिए कि ये जो शांति की बात करते हैं ना, शांति किसको नहीं चाहिए, लेकिन किस शर्त पे चाहिए ये भी तो देखना होगा। वो तो कहते शांति अभी कश्मीर दे तो शांति हो जाएगी। अभी सोचने की बात है कि कश्मीर क्या तुम्हारे बाप का है कि तुमको दे दे। हमने तो बात तो तुमसे वो करनी है कि जो तुम्हारे पास हमारा तुमने इनलीगली ऑक्युपाई किया हुआ भैया वो कभी वापस दोगे, वो कैसे दोगे वो बताओ, किस भाषा में दोगे वो बताओ। और जैसे तो तुम्हारा इतिहास रहा है वो उसके हिसाब से देखा जाए तो हमको भी मालूम है, सीधे सीधे तो टेबल के ऊपर वार्ता करके तो आएगा नहीं, और जिस तरीके से आएगा वो तरीका भी हमको मालूम है। तो बात तो कश्मीर की तो छोड़ ही दो, फिर बात, फिर जब वही शर्त है शांति की तो फिर शांति होगी कहाँ से? मोमबत्ती जलाने से तो वहां जाकर होगी नहीं। उनके गायक यहाँ आते हैं, हम उनके लिए फूलों की सेज बना देते हैं, वो गुलाम अली हो या मेहंदी हसन आता था या कोई दूसरे लोग भी आते थे, उनके एक्टर आए यहाँ पर करने के लिए। क्या एक बार भी हमारी स्वर सम्राज्ञी लता जी को उन्होंने पाकिस्तान में गाने का अवसर दिया? जबकि वहां का अवाम कहता था कि अरे भाई लता को एक बार तो यहाँ पर आप गाने दीजिए, इस्लामाबाद में या लाहौर में। एक बार भी आपने वहां पर उनको इजाजत दी वहां पर गाने के लिए? और आपके लोग जो है वन वे ट्रैफिक चलाते थे, हम लोग यहाँ पर बैठे हुए, हमारे वो स्वर्गीय कुलदीप नैयर जैसे हैं, उनको 1-2 बार तो मैंने मिला, मैंने पूछा
तो मैंने ये बोला यार ठीक है, आज मैं भी जो है पंजाब का हूँ, मेरे भी लाहौर के साथ में सेंटीमेंट जुड़े हुए हैं। मुझे भी लगता है कि भाई मेरे मेरे बुजुर्गों ने जिस संस्कृति को हजारों साल से विकसित किया था, वो संस्कृति जो है वहां पर आज ये जिहादी आकर के बैठ गए हैं। तो ये बात तो हम सबको मन से तो आती है, पर ये थोड़ी है कि भाई हम आगे बढ़ते रहें और आप हमको पीछे धकेलते रहो, ऐसा नहीं होगा। आज ये इमरान खान जो आज हमारी फॉरेन पॉलिसी की तारीफ कर रहा है, ये इमरान खान जो आज कहता है कि भारत के ऊपर अपना इरादा कोई भी दुनिया का जो मुल्क है वो लागू नहीं कर सकता, भारत की जो है वो अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है बड़ी इंडिपेंडेंट है। वही इमरान खान जो था, ये जब क्रिकेटर था, ये भारत में आता था और इसने उस समय भी क्रिकेट में भी जितना भारत को एक खेल की भावना से नहीं खेला, ये दुश्मनी के भावना से ही खेलता रहा। लेकिन जब इसको जरूरत पड़ी, इसको लाहौर में एक हॉस्पिटल बनाना था अपनी स्वर्गीय माता जी के नाम से, शौकत खानम जी के नाम से। अब वो कैंसर हॉस्पिटल था, अब पैसा तो पाकिस्तान कहाँ इनको देगा? वो पैसा तो पाकिस्तान में जो पैसा आता है वो तो जाता है हाफिज सईद के पास में, मसूद अजहर के पास में। कैंसर हॉस्पिटल के लिए पैसा पाकिस्तान कहाँ से देगा? तो पैसा भारत से। मेरे पास में उन नामों की लिस्ट है जिन लोगों ने उस समय इमरान खान को लाहौर में कैंसर हॉस्पिटल बनाने के लिए फंड दिया था। तो ये तो हमारे यहाँ के जो ये पीसनिक्स हैं, मोमबत्ती गैंग है, ये उनकी करतूत है। तो हमको इनको भी एक संदेश है कि भैया शांति सबको चाहिए। हम तो हमारा तो हर काम जो भारत में शांति मंत्र से ही शुरू होता है, उसके शांति मंत्र से समाप्त होता है। पर शांति किस शर्त के ऊपर चाहिए? किन लोगों के साथ शांति चाहिए? ये जिहादियों के साथ में? तो ये संभव नहीं है। तो इसके लिए क्या है, आने वाले समय में जो घटनाक्रम है, मैं आपको एक बात जो दावे से कह देता हूं कि एंटी इंडियनिज्म वो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि इनको जो इस वक्त गैंग आया है वहां पर, ये जैसे मैंने बताया, इन्होंने 30-40 साल में जो पैसे बनाए हैं, सीधी बात है, उन्होंने पैसा जो बनाया वो तो करप्शन से, वो उनको अपने केसेस, करप्शन के केसेस को भी दबाने के लिए, और आर्मी उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी एक्शन ना ले, वो सब चीज को प्रयास करते हुए, ये जब भी कोई ऐसी बात आएगी, या तो ये एलओसी के ऊपर फायरिंग शुरू करवा देंगे, या भारत में कोई बड़ी आतंकी घटना करवा देंगे, और दूसरा कश्मीर का राग अलापना बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं। तो ये बात के लिए हमको हमेशा से सतर्क रहना है, और सतर्क रहते हुए हमें आत्मविश्वास है, हमें मालूम है कि ये पिद्दी सा देश हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हमने तो बहुत साल बिगाड़ दिए उल्टा इनके साथ में, अपने जिसको कहते हैं कि युद्ध करने में, या कभी कभी हर चीज ऐसी होती थी। हमारी फॉरेन पॉलिसी भी जो थी वो बहुत ज्यादा पाकिस्तान सेंट्रिक किसी समय रहा करती थी। लेकिन आज हमको इनको इग्नोर करते हुए लेकिन अपने आप को सतर्क रखना है, क्योंकि ये वापस से ये किसी प्रकार की भारत के साथ में शरारत ना कर सकें। इसके साथ ही मेरे आज का संबोधन मैं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।